जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम भी ग्रो कर रहा है। क्या हमारी कुछ डेफिनेशन में ही फ्लॉ है? साइंस अपनी जगह जरूर ठीक है, उसके से टेक्नोलॉजी बन रही है वो भी ठीक है, लेकिन मेरा प्रकृति के साथ जो आत्मीय संबंध है वो स्थापित नहीं हो रहा है, तो हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी आज के टाइम पर भी हमारी सोलर इंडस्ट्री से बड़ी हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। तो जो हमारा ये पर पर्सन कार्बन एमिशन है 2 टन, वो भी एक एवरेज भारतीय का नहीं है। ये एवरेज आज ले रहा है क्योंकि टॉप 10% बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। मैं अकेला यहाँ बैठ करके और चूल्हा जला रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहा हूँ यार। हाँ, तो ठीक है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम हमारा अटैक कहाँ होना चाहिए, जिनका कि एवरेज 17 पे जा रहा है। आपकी एक गाड़ी के साथ में 8 गाड़ी आगे और 8 गाड़ी पीछे क्यों चल रही है? आपको वहाँ से यहाँ तक आना था तो हम तो ऐसे ही चल के आ जाते, और आप इतना सारा धुआं क्यों उड़ा रहे? ये सवाल अगर पूछना शुरू कर देंगे ना हम अपने इलेक्शन सभाओं के अंदर में, तो ये हमारे पॉलिसी मेकर्स भी मजबूर होंगे इस विषय पे सोचने के लिए। सबसे ज्यादा जो त्रासदी का जो भुगतान करने वाले हैं भारत जैसे देश हैं। कितना भी हम कह ले हम डेवलप्ड हो गए, लेकिन हम अभी भी एक पर कैपिटा देखें तो हम एक गरीब देश ही हैं। अपनी AQI का एक मुद्दा दिल्ली का हम देख रहे हैं, बहुत हॉट टॉपिक है। तो कुछ अभी अरावली को लेकर इश्यूज हुए थे, तो वर्ल्ड की टॉप 100 में 80 से ज्यादा भारत की सिटीज थी। वर्ल्ड का 80% एग्रीकल्चरल लैंड है दैट इज यूज्ड टू फीड लाइफ स्टॉक। Are we sufficiently making people aware of this? मतलब आपसे चाहेंगे कि एज अ टीचर आप मेरे लिए और हम सब ग्रुप के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छी कमाई होना जीवन का उद्देश्य है, ये दूसरा मिथ है। विलासिता के जितने साधन मेरे पास उपलब्ध होंगे मेरा जीवन उतना सफल होगा। आज बहुत चर्चा होती है कि सी वर्मा जी कितने सिंपल रहते हैं। तो इसकी चर्चा की क्या बात है भाई? जैसे कि हम देखते हैं कि पहले शिक्षा कम थी, लोग अंधविश्वास में भी उलझे हुए थे। लोग शिक्षित हो रहे हैं, विज्ञान की तरफ उनका रुख भी बढ़ रहा है। अंधविश्वास जो है साइंस को एक टूल की तरीके यूज करके आ रहा है। हम जो आपसे यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो वो एक यही चीज़ है कि जो हम जानते हैं क्या वाकई उसमें जीने में दूरी तो नहीं है। ये बढ़िया। नमस्कार आप सभी को, इस पॉडकास्ट पे आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे सामने आप वैसे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारे सामने हम सबके प्रिय प्रोफेसर SC वर्मा सर हैं, और एक बहुत ही शालीन और कहते हैं सरल व्यक्तित्व के जो मालिक हैं SC वर्मा सर, जिनको आपने सुना होगा फिजिक्स के आपको कई नियम और भौतिकी के कई नियम उन्होंने सरलता से समझाए हैं। आज उनके साथ हम एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे, जो आज के टाइम पर एक सबसे बड़ी त्रासदी मानव पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे प्लेनेट के लिए है, जो कि क्लाइमेट क्राइसिस है, उस पर हम SC वर्मा सर से डिस्कशन करेंगे। और स्पेसिफिकली हम समझेंगे कि जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या एजुकेटर्स हैं, उनका इस मुद्दे पर क्या रोल है। तो SC वर्मा सर का स्वागत करते हैं। सर, ओवर टू यू। नमस्ते। हाँ जी सर। जी बताएं। पहला सवाल तो सर यही है, जैसा मैंने बोला कि हम लोगों ने चुना, हमारी इस टीम ने, हमारे ग्रुप ने चुना कि हम जब क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो हमें मिला कि सबसे रिसेप्टिव ऑडियंस जो है इस मुद्दे के बारे में, वो मिला स्टूडेंट्स हैं, या स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए टीचर कम्युनिटी है, जो एजुकेटर्स हैं वो हैं। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और समझ में आ रही है, या एक दुविधा हमेशा मन में रहती है, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे, स्पेसिफिकली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, और भारत में देखा जाए तो कॉलेज स्टूडेंट्स भी, वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली एंड डिसीजन मेकिंग में पेरेंट्स पर, या फिर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन पर। और कई हद तक हमने जाकर के स्कूलों में देखा, कॉलेज में देखा, जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टीज होते हैं, वो भी डिपेंडेंट होते हैं मैनेजमेंट एंड जो हु आर द मेजर स्टेक होल्डर्स, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। हम उन तक बात तो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हम लोगों ने कई कॉलेजेस और स्कूल्स में इस प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म में ले जाने की कोशिश करी है, बट एक दुविधा है। तो हमें लगा कि आप सामने हैं, तो जो स्टूडेंट और टीचर्स की साइकोलॉजी पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, आप समझते भी हैं मानसिकता को, तो क्या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, ये आपसे डिस्कस करें। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और जो समझ रहा हूँ आपकी बातों से, आपके प्रश्न को जो समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, वो ऐसा है कि आप कहना चाह रहे हो कि जब हम अपने से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी है जो कि हमारे लिए डिसीजन, हमें उसका मानना है, तो हमें अगर मालूम भी है कि हमें क्लाइमेट को सुधारने के लिए ये करना चाहिए, तो जब तक परमिशन उधर से नहीं मिलता है तब तक हमें, ऐसा ना जी। ये कोई बड़ी समस्या है नहीं, ये बड़ी समस्या है नहीं। ये बड़ी समस्या कहाँ है? जहाँ कलेक्टिवली नुकसान पहुँचाया जा रहा है इसको, वहाँ जो स्टूडेंट की कम्युनिटी आप कह रहे हैं या टीचर्स की कम्युनिटी कह रहे हैं, वो कलेक्टिवली नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, वो इंडिविजुअली नुकसान पहुँचा रहे हैं। कलेक्टिवली का मतलब है कि जैसे स्कूल ने तय किया हुआ है कि हाँ भाई, जब भी हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग होगी, कोई फंक्शन होगा, कोई एनुअल फंक्शन होगा, साइंस फेयर होगा, तो हम जो हमारे यहाँ आएंगे लोग, 150 लोग आएंगे, 200-400 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, तो सबके लिए पानी पीने की व्यवस्था करेंगे
और उसमें 100 ml वाली बोतलें जो हैं वो प्रचुर मात्रा के अंदर में उपलब्ध की जाएंगी और सबको जिसको भी पानी पीना है वो बोतल से पानी पिएगा और उसको फेंकेगा। ये कलेक्टिव डिसीजन है। यहाँ पर मैनेजमेंट और ये आते हैं उनका अवेयरनेस चाहिए। एज फार एज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर कंसर्न्ड, उनको तो अपनी ही जितना वो कर सकते हैं क्लाइमेट के लिए उतना करने की आज़ादी है उनको। मैं आज एक मॉल में जाता हूँ, देखता हूँ 1 एक के साथ एक फ्री है, तो मुझे अरे इतना सस्ते में मिल रहा है, खरीद लो, तो हम खरीद लेते हैं। वो मेरा डिसीजन होता है ना, वो किसी के उससे हम बंधे हुए नहीं होते। बट मुझे ये अवेयरनेस नहीं है कि हमें टी शर्ट की ज़रूरत थी ही नहीं, एक की भी ज़रूरत नहीं थी। हम 2 टी शर्ट खरीद करके लेके जा रहे हैं। इस टी शर्ट को बनाने के लिए कहाँ कहाँ कितनी कितनी मशीनें लगी होंगी, कहाँ कहाँ कितनी कम बिजली लगी होगी, फिर जब बनी होगी तो उसको ट्रांसपोर्ट किया गया होगा हमारे मोहल्ले तक या हमारे गांव तक या हमारे शहर तक, कारखाना तो कहीं दूर होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के समय में कितना पेट्रोल जला होगा या कितना डीजल जला होगा, और उसके बाद जब हमारे मार्केट में आया होगा तो फिर हमने अपने घर से मॉल तक आने में उसके लिए कितना हमने डीजल जलाया है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम भेज रहे हैं, मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अरे इतने सस्ते में 2 टी शर्ट मिल रही है, खरीद लो, कमाया ना आए। तो उसमें ऐसी दुविधा नहीं है। तो अवेयरनेस स्टूडेंट्स के बीच में, अवेयरनेस टीचर्स के बीच में उसको बताने की ज़रूरत है। उनको तो लगता है ना कि हम टी शर्ट खरीद रहे हैं तो इसमें हम थोड़ी कोई क्लाइमेट ख़राब कर रहे हैं। उनको क्या पता लग रहा है कि हम टी शर्ट खरीद रहे हैं तो ये हमने यहीं पे सुपान आश्रम के में हमारे क्लास 7-8 वगैरह के बच्चे थे, 9th के, उनके साथ इस पर चर्चा चल रही थी और हम क्लास ही बल्कि ले रहे थे इस विषय के ऊपर। तब हमने बताया कि कलम खरीदते हैं हम दुकानों में, तो कलम हमें चाहिए इसलिए हम कलम खरीदते हैं। तो कलम बनाने में जितनी बिजली लगी होगी, कलम को ट्रांसपोर्ट कराने में जितनी बिजली लगी होगी, जितना कोयला जला होगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड गया होगा, वो ज़रूरी था कि मुझे कलम चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ूंगा कैसे। ओके, लेकिन उस कलम के ऊपर जो वो चिमचिमी लगी रहती है, उसकी क्या ज़रूरत थी? उसकी क्या ज़रूरत थी? हम लेते हैं और उसको ऐसे अलग फाड़ते हैं और कलम उसमें से निकाल लेते हैं, उसको फेंक देते हैं। उसको बनाने में जो बिजली गई है, उसको उस बिजली के लिए जो कोयला गया है, उसकी क्या ज़रूरत थी? ऐसे ही वो कागज़ वाला उसके अंदर में डालते ना, वो चिमचिमी उसे कागज़ वाले कवर में डायरेक्ट ही डाल दिए होते। तो आपको बताऊं, क्लास 7 या 8 की एक बच्ची थी, बड़ी गंभीर होके कहती थी, ये तो फालतू का कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो गया। और इतना मुझको अच्छा लगा कि हमारे बच्चे, क्लास 7-8 के बच्चे, एक बार उनके सामने में विषय को रख दो तो उसको इतना सेंसिटिवली ले रहे हैं। इसलिए ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम किस किस तरह से वातावरण के अंदर में क्लाइमेट को खराब करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसमें से क्या एसेंशियल है जिसको हम नहीं बचा सकते। अब हम तो 4% का कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, सांस सब छोड़ते हैं, तो कहाँ जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड? तो हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो एसेंशियल है। हम खाना बनाते हैं, किचन के अंदर में LPG जलाते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रोज सवेरे शाम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एसेंशियल है। लेकिन जो नहीं एसेंशियल है उसकी जानकारी हो जी, ये अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। जी, ठीक है। तो ये मतलब आपका कहना है कि ये अवेयरनेस अगर स्टूडेंट्स तक या टीचर्स तक पहुंच रही है, तो जो अपने वो इंडिविजुअल डिसीजंस ले रहे हैं, एटलीस्ट उन डिसीजंस पे दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ, और वो इंडिविजुअल ही लेने के हकदार है। जी, वो आपके पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए लेने के हकदार भी नहीं है। जी, 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 तो इसलिए इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना वो कर सकते हैं उसके लिए वो सक्षम है। जी, 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 जी। ठीक है सर, नेक्स्ट सवाल कुछ तथ्यों पर है। एक तथ्य आपके सामने रखता हूँ कि पिछले कुछ सालों में लगातार हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। मतलब हम एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से लगातार हो रही है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का रेट है वो भी बहुत तेज़ हो गया है। और हम मुझे लगता है कि हम साल तो छोड़ दीजिए, हर कुछ महीनों में ही हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी होती है। एक इन्फॉर्मेशन का युग है और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी युग है, और बहुत तेज़ी से हम इधर आगे बढ़ रहे हैं। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इसके पैरेलल ही बहुत सारी समिट चलती रही हैं लगातार, कॉप समिट या बहुत सारी समिट चलती रही हैं, जहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं इस फील्ड में, जो क्लाइमेट के लिए काम करते रहे हैं, जो डेटा को कलेक्ट करते रहे, उन्होंने टाइम टू टाइम अलर्ट किया है पूरी ग्लोबल बॉडीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को। तो पिछले मतलब हम लोगों ने 1970 से 1920 के बीच में 2020 के बीच में तकरीबन 73% ऑफ द वाइल्ड लाइफ को वैनिश कर दिया। 73% ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन वैनिश। ये WWF का डेटा है।
ठीक है, तो ये डेटा लगातार, ये डेटा कहीं से आया तो वो भी साइंटिस्ट ही दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक आम इंसान ने जाके डेटा कलेक्ट कर लिया। एक साइंस की कम्युनिटी है जो साइंटिस्ट हैं, जो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, जो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, जो अलर्ट भी कर रहे हैं। और उसी साइंस की एक सब ब्रांच है जो कि टेक्नोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग हैं, वो लगातार टेक्नोलॉजी बनाते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम भी ग्रो कर रहा है। तो ये साथ में दोनों चीज़ें ग्रो करनी, क्या हमारी कुछ डेफिनेशन में ही फ्लॉ है कि क्लाइमेट चेंज होना ही ज़रूरी है ग्रोथ के लिए और एडवांसमेंट के लिए? इस पर आपसे समझना चाहूँगा। मुझे लग रहा है ना कि इसका बहुत सीधा संबंध जो है वो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी पर है। हमने दुनिया को कैसे देखा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज भी अब मैं तो डेटा वगैरह ज़्यादा उसमें रहता नहीं हूँ, उससे परिचय नहीं है ज़्यादा मेरा डेटा से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना कार्बन एमिशन भारत करता है पॉपुलेशन के रेशियो में पर कैपिटा कह लीजिए, ये जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इससे कई 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 गुना ज़्यादा जी पर पर्सन कर रही वो कर रही हैं। सत्य है मेरे सामने। फर्क कहाँ आया? फर्क कहाँ आया? अंडरस्टैंडिंग कल्चर। हमारे यहाँ के भारत के कल्चर के अंदर में हमने हमेशा से, कल्चरल डिग्रेडेशन हो रहा है वो अलग बात है, हो ही रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। नेचर के साथ जुड़ने का हमारा संस्कार है। जब हम कहते हैं कि हम वो वृक्षों की पूजा करेंगे, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जा करके वहाँ पे खाना खाएंगे, हम हर अच्छा काम होगा तो हम नदी पे जा करके और करेंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे। पहाड़ होंगे तो उनको हम उस श्रेणी में रखेंगे। वर्षा होगी तो हर के लिए भगवान है एक, वो वरुण देवता हैं, उसके लिए तो अग्नि देवता। तो पूरी प्रकृति के साथ में हमने अपने को आइडेंटिटी हमारी जो है वो हमने स्टैब्लिश की हुई है। तो हम प्रकृति को, अगर हमें पता चले कि प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है तो हमारा स्वाभाविक होगा कि हाँ भैया नुकसान मत पहुंचना, नहीं पहुंचना चाहिए। कल्चरल डिग्रेडेशन हमारे यहाँ भी हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी उसी संस्कृति में हम जा रहे हैं कि नुकसान पहुंचे तो पहुंचे। मैं तो प्रकृति को इस एक रिसोर्स के रूप में देख रहा हूँ कि वो रिसोर्स है, तो वो रिसोर्स जितना ज़्यादा मेरे पास रहे उतना ही मेरे लिए अच्छा है। तो वो जो कल्चरल डेविएशन है दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। साइंस अपनी जगह जरूर ठीक है, उसके से टेक्नोलॉजी बन रही है वो जरूर, वो भी ठीक है, लेकिन मेरा प्रकृति के साथ जो आत्मीय संबंध है वो स्थापित नहीं हो रहा है, तो हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मुख्य मुद्दा इसका है। तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड बाय द टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट और द पॉलिसी मेकर्स। मैं इस डेटा को सर यहाँ पर कोट करता हूँ थोड़ा। जो भारत का एक पर पर्सन एवरेज कार्बन फुटप्रिंट है वो 2 टन है एनुअल, है ना। और जो अमेरिकन इंडिविजुअल का है पर पर्सन एवरेज कार्बन फुटप्रिंट वो 14 से 17 टन है, और ग्लोबल एवरेज है वो 5 टन है, ठीक है। और यहाँ पर एक और मुद्दा आता है कि भारत का ये 2 टन भी वो है जिसमें अगर हम ज़्यादातर भारतीयों को देखेंगे 90% से ज़्यादा भारतीयों को उनका 2 टन भी नहीं है। तो ये 2 टन भी आ रहा है, वो जो टॉप 5% है उनका कई हजार टन है। राइट। दे ट्रैवल थ्रू प्राइवेट जेट्स, दे हैव देयर, मतलब जैसे आपने बोला कई इस तरह के खर्चे होते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। जब हमने उस बच्ची से पेन की बात करी तो उसके ऊपर गोल्डन लिखा हुआ है। ऐसे ही आप देखिए कि हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जो आपको एक तथ्य और बताता हूँ रोचक सा है कि हमारी आज के टाइम पर भी हमारी सोलर इंडस्ट्री से बड़ी हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, सोचिए, है ना। और दूसरा हमारा एक तथ्य ये है कि जो वेडिंग इंडस्ट्री है, अपने आप में जो वेडिंग और ये फंक्शंस की इंडस्ट्री है जिसको प्रमोट किया जा रहा है, जिसको कहीं ना मतलब कई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज इतना प्रमोट करते हैं, तो वो एक मानसिकता बनाते चले जा रहे हैं कि ये खर्चे करो तो इकोनॉमी भी उस तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। तो जो हमारा ये पर पर्सन कार्बन एमिशन है 2 टन, वो भी एक एवरेज भारतीय का नहीं है। ये एवरेज आज ले रहा है क्योंकि टॉप 10% बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा सर आपने जो यहाँ इसका एक जवाब दिया कि इस पर मेरा एक सवाल और बनता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर जो भारत में कल्चर है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। और कि आपने बोला कि वो प्रकृति के साथ एक साथ में चलने का है, उसको समझने का है, उससे अपना रिश्ता बनाने का है, हिंसा का रिश्ता नहीं बनाना है। मतलब मुझे अगर गंगा मिली है कि गंगोत्री से लेकर वो कोलकाता तक जा रही है, वो बांग्लादेश तक जा रही है, तो भारत में है, हमें पता है कि गंगा के जो प्लेन है, गंगा यमुना के प्लेन है, वो पूरे उत्तर भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और उसने कई हजारों सालों तक भारत को सिंचाया और दिया। एक तो ये हो गया कि हमें दिख गया कि बहुत अच्छा रिसोर्स है और मैंने उससे लालच के मारे नोचना शुरू कर दिया। और हम जानते हैं कि गंगोत्री से तो गंगा खराब होती नहीं है, कानपुर आते आते जो हालत होती है वो गंगोत्री नहीं करती है। तो यही एक कल्चर और भी आता है, जब हम गंगा के किनारे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो हमारा कल्चरल, सो कॉल्ड कल्चरल, आई एम नॉट टॉकिंग इट एज टेकिंग इट एज अ कल्चरल, सो कॉल्ड कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ है, सो कॉल्ड, जो एक्चुअली में शायद रिलीजन है भी नहीं, हम उसके चक्कर में भी गंगा को बहुत गंदा करते हैं। एक तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो तो है ही है, जो मेजर कारण है एसटीपी और इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट है वो, लेकिन ये भी एक वन ऑफ द रीजन है।
तो जब आप कल्चर की सर बात कर रहे थे, मैं थोड़ा चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को थोड़ा स्पेसिफिकली बताएं, आप उस कल्चर की बात कर रहे थे, एक कल्चर इधर चलता चला जा रहा है कि हाँ एक अंधविश्वास की तरीके हम बस करते जा रहे हैं, और एक वो जो हमारे ऋषियों ने शायद हमारे जो उपनिषद जिन्होंने लिखे थे उन्होंने जो हमें बताया कि क्यों गंगा को हमें माँ की तरह ट्रीट करना है। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक कल्चर की एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक जो आप बता रहे हैं वही मंशा थी हमारी। जी जी किसी प्रकार के रिचुअल से जी। कल्चर को मैं नहीं जोड़ता हूँ, जी क्योंकि देखिए जो कल्चरल आइडेंटिटी है या कल्चरल वैल्यूज हैं अपने यहाँ के, वो पूरे भारतवर्ष के लिए हैं। कहीं भी आप चाहो तो वो कल्चरल वैल्यूज हैं। रिचुअल्स बदलते रहते हैं जी। वो यहाँ कुछ है वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ लोग रिचुअल्स करते ही नहीं, मानते ही नहीं। बट जो एक बेसिक फिलॉसफी है ना, वो चाहे जिस भी सेक्ट से आई हो, बुद्ध से आई हो, जैन से आई हो, सिखों की आई हो, कहीं से भी आई हो, तो वो वेदों से आई हो, तो वो जो फिलॉसफी दर्शन है ना, वो कॉमन है और उसी पर चलने की जरूरत है। और वहां से हम जो डेविएट हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो जैसे आप कह रहे हो, अब एक आदमी, मैं अकेला यहाँ बैठ करके और चूल्हा जला रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहा हूँ यार, हाँ तो ठीक है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम हमारा अटैक कहाँ होना चाहिए, जिनका कि एवरेज 17 पे जा रहा है, 100% उन्हीं का होना चाहिए, उन पर अटैक पहले होना चाहिए ना। तो हालांकि ये सही है कि हर किसी को इस बात का अवेयरनेस होना चाहिए कि हम भी ग्लोब के ही हिस्से हैं, भले ही हम अभी कम कर रहे हैं, क्या उसको और भी हम कम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम कम खराब हैं तो हमको कम खराब बने रहे हैं, हम उससे और भी कम खराब बने। तो ये चीजें जरूरी हैं। बट कल्चरल एस्पेक्ट से मेरा मतलब यही था कि जो हम कहते हैं कण कण में भगवान है, ये हर कोई भारत में आप देखोगे कण कण में भगवान। जब कण कण में भगवान है तो कैसे हम कण कण का नुकसान कर सकते हैं भाई? इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो केवल ये साइंस और टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट्स का ही मामला नहीं है, वो नहीं सुलझा सकेंगे इसको। ये जो आपने ग्रीड की बात कही कि वो ग्रीड के कारण से वो रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वो ग्रीड को खत्म करना न साइंटिस्ट कर सकता है, न टेक्नोक्रेट कर सकता है, न पॉलिसी मेकर कर सकते हैं। वो जो समाज के विचारक हैं, चिंतक हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है, जिन्होंने अपना खुद का जीवन वैसा जिया है कि उनको देख करके श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो लोग कर सकते हैं। तो जो ये है अपनी जो पूरी पब्लिक है, पूरे लोग हैं, सारे लोग हैं, उनको अगर हम इससे सेंसिटाइज करते हैं और हम ये कहते हैं कि देखो, एक तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, और उसके बाद जिस समय इलेक्शन का वक्त आए तो सबसे पूछना कि ये प्लास्टिक क्यों यूज कर रहे हैं भाई साहब, आप नेता होकर के, इतनी बड़ी गाड़ी में क्यों आ रहे हैं नेता होकर के, आपकी एक गाड़ी के साथ में 8 गाड़ी आगे और 8 गाड़ी पीछे क्यों चल रही है, आपको वहां से यहाँ तक आना था तो हम तो ऐसे ही चल के आ जाते, और आप इतना सारा धुआं क्यों उड़ा रहे हैं? ये सवाल अगर पूछना शुरू कर देंगे ना हम अपने इलेक्शन सभाओं के अंदर में, तो ये हमारे पॉलिसी मेकर्स भी जवाब वो मजबूर होंगे इस विषय पर सोचने के लिए और सकारात्मक पहल करने के लिए। जी, तो ये है। जी सर, एक इसी पर अगला सवाल जो आपकी फील्ड से ही है पूरा, एजुकेशन। हमने देखा भारत में पिछले कुछ साल में जिसको हम इकोनॉमिक तरक्की बोलते हैं, अभी के लिए तो यही है इकोनॉमिक तरक्की, कि हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी बढ़ रही है, और उसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर इमर्ज होकर आया है, एजुकेशन सेक्टर, और स्पेसिफिकली इसका नाम दिया जाए तो एडटेक करके एक सेक्टर बहुत तेजी से ब्लूम हुआ है, जिसमें सो कॉल्ड, मैं किसी कंपनी को नहीं कोट अनकोट नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा कि बहुत सारी फील्ड्स में एजुकेशन सेक्टर में जो टीचर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर्स बन के सामने आए, और कुछ वो भी जिस चीज़ का फायदा उठा रहा है, ज़्यादातर जो एजुकेशन वैसे तो एक टर्म अपने आप में बड़ा गलत लगता है एजुकेशन इंडस्ट्री, लेकिन एक है तो उसको बताते हैं। तो उसमें जो एक 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया जा रहा है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो तकरीबन भारत में 6 करोड़ लोग इस समय एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और IIT जेईई के लिए 12 से 13 लाख लोग आवेदन करते हैं हर साल। नीट के लिए ये डेटा 20 से 23 लाख लोगों का है। ये सब है, तो ये जो हमारा अभी जो सो कॉल्ड एडटेक स्टार्टअप्स आए हैं या कंपनीज आई हैं, ये भी तो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन या इसको ना कर पाने के डर या कुछ पाने की लालच, या फिर ये कह दे एक वर्ड है, क्या हैज एजुकेशन बिकम द टूल ऑफ फॉर फ्यूचरिस्टिक कंजम्पशन रादर देन नॉलेज, इसी चीज़ को बुनाने का ये कंपनी सब काम कर रही हैं। तो ये भी तो एक सोशल स्ट्रक्चर में चेंज करने का और उसको बड़ा करने का नतीजा, जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को कभी एड्रेस ही नहीं कर पा रहे, जो एक बहुत मास है, फ्रेश माइंड था जिसको हम कुछ दे सकते थे, अब वो एक उसी दिशा में चला गया। इस पर क्या बोलेंगे सर, क्योंकि आपकी फील्ड है एजुकेशन? नहीं, मेरे को उससे तो ज़्यादा चिंता उन स्टूडेंट्स की है जो इस इंडस्ट्री की चपेट में आ रहे हैं। जी जी जी, जो खुद से पैसे दे करके अपने को फंसा रहे हैं उसके अंदर में, जी पैसे दे के अपना नुकसान कर रहे हैं। मुझे तो सबसे पहले उनकी चिंता है भाई। जी जी, वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, भोले भाले बच्चे हैं, उनको जानकारी नहीं है
कि हम क्या कर रहे हैं, हम सीख नहीं रहे हैं, हम नॉलेज नहीं गेन कर रहे हैं, गलत बातें सीख रहे हैं, गलत आदतें सीख रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। अपना पर्सनल ग्रोथ जिसको वो समझते हैं वो भी कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है उसकी भी उनको जानकारी नहीं है। अब चूंकि इंडस्ट्री नाम आपने दिया है और ये इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के अपने तौर तरीके होते हैं मार्केटिंग के, तो क्या क्या नहीं बेच लेते हैं एडवर्टीजमेंट कर करके क्या क्या नहीं बेच लेते हैं वो तो ग्राहकों को तो पता ही नहीं होता है, उनको लगता है कि अच्छा ये एडवर्टीजमेंट में बोल रहे हैं, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, ले लो भाई। तो वैसी प्रकार से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इसमें फंस रहे हैं, इस एजुकेशनल इंडस्ट्री में फंस रहे हैं। तो एक तो वो बड़ी चीज़ हो गई, बट इट्स वंस अगेन द सेम कि ठीक है उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अगर हमने ये कैंपेन ठीक ढंग से हम कर पाएँ, अगर हम मोहल्ले मोहल्ले के अंदर में, गली गली के अंदर में आम लोगों को एजुकेट कर पाएँ, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। वो ठीक है, वो दूसरा पक्ष है, वो एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्री जो है वो पेनिट्रेट नीचे करना चाहती है अपना क्लाइंटेज बढ़ाने के लिए। अभी तक 11-12 में कर रही थी, वो 9-10 को भी उन्होंने अपनी चपेट में लेना शुरू किया है। ठीक है, इंडस्ट्री के अपने तौर तरीके हैं, उनको तो अपना मार्केटिंग बढ़ानी ही है, तो इसलिए वो ये कर रहे हैं। अब क्लास 6 से शुरू हो गए हैं, वो उस मार्क तक पहुँच रहे हैं। दूसरा बड़ा क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा स्कूल सिस्टम खुद कमज़ोर हो रहा है। हमारा जो स्कूल सिस्टम है, जहाँ पर कि हम एक होलिस्टिक विकास करने के लिए एटलीस्ट जगह है, होता है किसमें नहीं होता है, किसमें बड़ा बात इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। हाँ, एक है, अगर कोई करना चाहे तो वहाँ है। उसको छोड़ करके और जा रहे हैं हम लोग इन क्लासेस के अंदर में, और जहाँ पर कि खाली सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, सवाल बनाओ। तो आप पूछो जरा बायोलॉजिस्ट से कि उसका 3 साल तक अगर ये ज़िंदगी कोई जिए, 3 साल तक अगर कोई ये ज़िंदगी जिए कि कुछ नहीं सोचना है, दूसरा नहीं देखना है, रिलेटिव से नहीं मिलना है, दोस्तों से नहीं मिलना है, पढ़ना है, सवाल बनाने हैं, तो उस आदमी का क्या होने वाला है। तो बड़ी चिंता उस बात की है कि ये इस तरीके से आपके एजुकेशन। और अब दूसरी चीज़ आ गई है अभी किसमें, ये AI बेस्ड एजुकेशन के जो कंपनीज बन रही हैं, और ढेर सारी बन रही हैं। मेरे हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मुझे मेल लिखता है कि आपका गाइडेंस चाहिए, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम हर बच्चे को पर्सनल ट्यूटरशिप दे रहे हैं, ऐसा वैसा करके कर रहे हैं। अब वो भी एक बड़ी समस्या हो गई है। एक तो बड़ी समस्या ये हो गई है कि हम स्टूडेंट को पहले से ही पंगु बना के रखे हुए थे। एक तो अपना एजुकेशन की जानकारी ही हमारे शिक्षकों को और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को बड़ी कम है, तो उनको लगता है ना, भारत में जो चलता है एजुकेशन अभी के ज़माने में, उनको लगता है और कहते भी है कि बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी के लौंदे होते हैं, उनको जैसी शेप दे दोगे वैसे बनेंगे। तो शिक्षक का काम है उसको शेप देना। अरे वो कच्ची मिट्टी के लौंदे नहीं है, वो नहीं है, वो उनमें बहुत स्ट्रेंथ है, सोचने की बहुत ताकत है उनके अंदर में। स्कूल आने के पहले वो कितना चीजें सीख करके स्कूल आए हैं, पूरी भाषा सीख करके आए हैं जो घर में बोली जाती है। कम बड़ी बात नहीं होती है ये। कितना सारा वो एस्टिमेशन करना जानते हैं। वो नॉक हो जाए दरवाजे पे, दरवाजा खुले तो सामने वाले की शक्ल देख करके इनको बाबा बोलना है कि इनको अंकल बोलना है कि इनको आंटी बोलना है कि इनको भाई बोलना है कि क्या बोलना है, वो देख करके तुरंत पता कर लेते हैं। ये क्या कम बड़ी चीज है। तो बच्चों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन हमारा सिस्टम मान के चलता है हमने नहीं बताया तो उसको कैसे आएगा हमने नहीं बताया तो कैसे आएगा उसको। तो ये तो पहले ही से हमने अपने बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं किया कि उनको कुछ आता भी है और कुछ समझ भी सकते हैं, जब तक कुछ समझाएंगे नहीं। उसके बाद फिर हमने ट्यूशन का हिसाब किताब लगा दिया, कोचिंग जाओ, ट्यूशन जाओ, बहुत छोटी सी उम्र से ही। हम तो पटना गए थे, तो जहाँ जिस घर में ठहरे थे, सड़क के उस पार वो घर था, सड़क के दूसरी पार जो घर था, उसकी दीवार के ऊपर वो पूरे उसके एडवर्टीजमेंट थे उस घर के अंदर में, और कुछ पढ़ाई लिखाई होती थी और उसी का वो एडवर्टीजमेंट था। और मेरे पास फोटो है उसका, आपको दिखा दूंगा कभी। होर्डिंग, हाँ, वो बैनर टाइप का लगा। हाँ, वो उसका नहीं, दीवार के ऊपर परमानेंट लिखा था। अच्छा, वो केंद्र है वो। क्या? नर्सरी से क्लास 12 तक के लिए कोचिंग की व्यवस्था उसके दो ग्रुप है, दो ग्रुप था। नर्सरी से पता नहीं क्लास 5 या कितना, और 6 से 12। तो उसी बिल्डिंग के अंदर में ये सेक्शन जो है, तो नर्सरी से 6 के लिए है और वो 7 से 12 के लिए है। और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नर्सरी वाले के भी नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, CBSE के पैटर्न के अनुसार नर्सरी से ट्यूशन पढ़ा रहे हो और CBSE के पैटर्न के अनुसार पढ़ा रहे हो। बच्चे को क्या संदेश दिया?
तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ करने के लायक नहीं हो। इसी पर अब वापस से अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि एजुकेशन से हमने रिलेट किया था क्लाइमेट चेंज को। तो स्पेसिफिकली हम बात करें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो इस त्रासदी का जो भुगतान करने वाले हैं वो भारत जैसे देश हैं। क्योंकि हम कितना भी हम कह लें हम डेवलप्ड हो गए, लेकिन हम अभी भी एक पर कैपिटा देखें तो हम एक गरीब देश ही हैं, जो इकोनॉमी की डेफिनेशन है उसके हिसाब से। हो सकता है हमारे पास एक कल्चरली रिच हिस्ट्री रही है वो, लेकिन जब ज्ञान हमारे जनमानस में नहीं रह गया तो अज्ञान ही बन जाता है, अंधविश्वास बन गया जैसे। तो कुछ इसको लेकर के तथ्य हैं ये कि जो अभी आपने AQI का एक मुद्दा दिल्ली का हम देख रहे हैं, बहुत हॉट टॉपिक है, और कुछ अभी अरावली को लेकर के एक पॉलिटिकल इश्यूज हुए थे, वो न्यूज़पेपर में छाए रहे। उसके अलावा मैं दिल्ली के AQI पर ही आता हूँ कि जब AQI का मुद्दा उछला तो एक न्यूज़ थी जो सब तक पहुँचाने की कोशिश की गई, और ये तथ्य है कि उस समय सर्च किया, हम लोगों ने भी सर्च किया और ये आम जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास किया कि उस समय अभी भी विंटर्स में भी अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया में टॉप 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ देखिए। अगर इसको अभी भी गूगल कोई भी सर्च करे तो पहले तो उसमें आ जाती है बहुत सारी, इंडिया का फ्लैग होता है हर जगह पर, तो लगा कि हमने शायद ना इंडिया की सर्च कर ली होंगी। फिर देखा कि नहीं, वो वर्ल्ड की थी, तो वर्ल्ड की टॉप 100 में 80 से ज़्यादा भारत की सिटीज़ थी। और उसमें हैरानी वाली बात ये थी सर कि उसमें मान लिया कि दिल्ली हो गया, एक वैसे तो होना नहीं चाहिए, वहाँ भी इंसान ही रहते हैं, लेकिन मान लिया कि दिल्ली हो गया, उसके आसपास एक काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज जोन है। हाँ, पटना जैसी सिटीज़ आ रही हैं, लुधियाना, कानपुर, लुधियाना भी इंडस्ट्रियलाइज है, लुधियाना, कानपुर, अमृतसर, और मतलब जो टियर 2 सिटीज़ जिनको हम कहते हैं, जिनको अब हम बड़ी मुश्किल से स्मार्ट सिटीज़ बोलना शुरू कर रहे हैं, वो सिटीज़ आ रही हैं। टॉप ग्लोबल मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में 80 इंडियन सिटीज़ है 100 में से। तो ये हम समझ सकते हैं कि इसकी इस जो क्लाइमेट चेंज जैसी कैटास्ट्रॉफ है, इसकी सबसे बड़ी मार तो इंडिया झेलेगा। और सेम हमारे दो भाई जो बैठे हैं, एक वेस्ट साइड में एक ईस्ट साइड में, उनकी भी कंडीशन यही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इधर हम देख पा रहे हैं कि यही देश हैं जो सबसे ज़्यादा मार झेलने वाले हैं, और यही देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज के, हम उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सबसे मुख्य कारण जो है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इन्हीं देशों में सबसे ज़्यादा है। अमेरिकन देश, यूरोपियन देशों में भी है, वेस्ट में भी है, लेकिन इन तीनों देशों में अभी भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि मुख्य धारा में जो इकोनॉमी में है, वो अभी भी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का जिसमें लेन देन होता है, उसमें जो टॉप 5-10% है उनका सबसे ज़्यादा है, रोल प्ले है। एक डिस्पैरिटी, एक मुख्य कारण ये है। एक एक करके आप टिप्पणी करिएगा इस पर। दूसरा एक कारण है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो ओवर है, इसका डेटा ये है कि अराउंड जो इस समय अगर हम देखा जाए तो पूरे प्लेनेट में सस्टेनेबली रहने के लिए ठीक ठाक, मतलब हर एक को खाने के लिए खाना मिल जाए और एक ठीक ठाक सम्मान भरी जिंदगी कोई जी ले। सम्मान भरी जिंदगी से मेरा मतलब ये है कि उसको अगर अपने लिए खाने का, रहने का और बच्चे की पढ़ाई का ना सोचना पड़े, अगर इतना मिनिमम कर ले, वो सस्टेनेबल ले ले, तो 2 to 4 बिलियन पीपल एट मोस्ट द प्लेनेट अर्थ कैन सपोर्ट, एंड दैट सपोर्ट मीन्स कि वो जो रिसोर्सेज है वो अपने आप रिप्लेनिश होते चले जाएंगे अगर इतने लोग हैं, अगर सस्टेनेबली रहे। लेकिन हम अभी एट प्रेजेंट 8.2 बिलियन है, हम प्रेजेंटली 8.2 बिलियन है ग्लोबल पॉपुलेशन, और जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम 3 सब कॉन्टिनेंट के देशों में, एक और देश है जो चाइना है, वो भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन उसने अभी पता नहीं वो सही दिशा में जा रहा है, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत चीज़ों को अभी एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो कंट्रोल किया हुआ है। एक पॉपुलेशन हो गई, एक ये हो गई, और एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी आती है, वो आती है एनिमल एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री। मैं आपको इसका तथ्य दूंगा इसके बारे में कि जो वर्ल्ड का 80% एग्रीकल्चरल लैंड है, दैट इज यूज्ड टू फीड लाइफ स्टॉक, एंड दैट ये जो 80% एग्रीकल्चरल लैंड है जिससे हम लाइफ स्टॉक को फीड करते हैं, वो लाइफ स्टॉक सिर्फ 16 to 20% ऑफ वर्ल्ड कैलोरीज प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड की जो ग्लोबल कैलोरीज इंटेक है उसको सिर्फ 16 to 20% सपोर्ट कर रहा है, और 74 to 80% ऑफ द जो कैलोरीज है वर्ल्ड की आज वो अभी से वो 20% लैंड प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये कितना इनएफिशिएंट प्रोसेस है अपने आप में, ये डेटा मैं इसलिए रखा हूँ सामने। अब भारत में तो लाइफ स्टॉक का हम लोग के पास चलन नहीं है कि हम जैसे ब्राज़ील वगैरह में या कनाडा में फार्मलैंड्स होते हैं कि लाइफ स्टॉक रेज करें। हमारे यहाँ तो एक इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री, जो हमें पता है वो कन्वेंशनल जो होती है वैसे तो नहीं, अब ये भी इंडस्ट्री बन गई है। तो इस डेयरी इंडस्ट्री में लगातार हम लाइफ स्टॉक को रख रहे हैं, और क्योंकि हम मांस का उतना कंजम्पशन नहीं करते हैं, बीफ का, तो हम इस समय दुनिया के सेकंड मोस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गए, टॉप मोस्ट में सेकंड बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो यही एक वजह है, कल्चरल रीज़न है इसकी वजह से कि हमें कभी भी बफेलो सड़क पे नहीं दिखती है। अब एक तो रीज़न है कि क्रुएलिटी है, पीछे एक बहुत बड़ी क्रुएलिटी इन्वॉल्व है, एक इंडस्ट्री इन्वॉल्व है लेदर की, बीफ की और मिल्क की। जब तक उसका लैक्टेशन पीरियड है तब तक यूज़ किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। क्रुएलिटी है, एक क्रुएलिटी फुटप्रिंट है। एक इसी इंडस्ट्री का अगर तथ्य देखा जाए तो इसी इंडस्ट्री का एक अपने आप में कार्बन फुटप्रिंट बहुत बड़ा है, क्योंकि जो स्लॉटरिंग ऑफ बफेलो है दैट रिलीजेस मीथेन, एंड मीथेन का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो अराउंड 20 टाइम्स मोर देन है कार्बन डाइऑक्साइड, इक्विवेलेंट ऑफ दैट। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ओवर पॉपुलेशन एंड ये लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर, इन पर मैं चाहता हूँ आप एक बार टिप्पणी करिए। और तथ्य मैंने आपको बता ऐसा दिया। है ना, ऐसा है कि हर एक विषय का मैं विशेषज्ञ तो नहीं हाँ, हूँ, हाँ। इसलिए मेरी टिप्पणी का कोई अर्थ
इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की जो बात कर रहे हैं है तो, लेकिन वो कितना कनेक्टेड है इस विषय के साथ में वो मुझे पता नहीं है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वो तो है। आप कह ही रहे हैं कि टॉप के जो 5% लोग हैं वो कितना ज्यादा कार्बन प्रिंट देते हैं। richest 10% are holding 75 to 85% of the wealth and point is this कि वो कार्बन फुटप्रिंट तो बहुत ज्यादा करते हैं, उनको देख करके ट्रेंड बनते हैं। हाँ, उनको देख के और नीचे वाले लोग फिर वही करने को, जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, वेडिंग इंडस्ट्री। देखो एक चीज हमेशा बैकग्राउंड में रहनी चाहिए जी। आर वी सफिशिएंटली मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ दिस? जब मुझे पता नहीं है कि मैं कोई क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहा हूँ या क्लाइमेट का नुकसान एक बड़ी चीज होती है, मुझे पता नहीं है, तो मैं क्यों नहीं अपने एस्पिरेशंस उस दिशा के अंदर में लेके जाऊंगा? सेलिब्रिटीज ही ऐसे चुने ना हम अपने रोल मॉडल्स। नहीं, रोल मॉडल को छोड़ दो। मेरा रोल मॉडल है, बहुत बदमाश है, बहुत कार्बन देता है, सब कुछ करता है, लेकिन मुझे पता नहीं है ना कि वो कार्बन जा रहा है, वो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं करूंगा तो मैं भी पहुंचाऊंगा, तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा उस ट्रेंड को। ये भारत है, भारत के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, आम लोग जो हैं 90% वाले जो होते हैं। लेकिन अगर हमें मुझे पता नहीं है, मान लो कि मिस्टर एक्स हैं, जो इसको कि हम नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी, दूसरे का क्यों नहीं लूं, जिनको मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत प्यार है, मैं उसका फैन हूँ, ये हूँ वो हूँ, हर चीज है, और मैं उसी के जैसा बनना चाहता हूँ, उसको अपना आइडियल समझता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन मुझको अगर पता चलता है कि वो आदमी जो है वो हत्यारा है, वो आदमी जो है वो लुटेरा है, वो आदमी जो है बेईमान है, तो मैं उसको फॉलो भी करना बंद करूंगा ना, कि नहीं करूंगा? तो आज जो हम देखते हैं कि वो 10% लोग वैसे वैभवशाली और वो लग्जूरियस जिंदगी बिताते हैं, विलासितापूर्ण जीवन बिताते हैं, और चूंकि वो हमारे आदर्श बने हुए हैं, हमारे सेलिब्रिटीज बने हुए हैं, तो हम भी उसकी जैसा बन। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमें पता नहीं है कि वैसा जीवन जीना प्रकृति के लिए घातक है, मनुष्यता के लिए घातक है, पूरे ग्लोब के लिए घातक है। हम पूरे इसको रिस्क में डाल रहे हैं, मुझे पता नहीं है ना। तो अगर हम ये कैंपेन ढंग से चला पाते हैं और हर गली में रहने वाला, हर स्कूल का बच्चा, हर टीचर, हर प्रिंसिपल, हर डायरेक्टर तक हम ये ठोकते रहते हैं कि देखो क्या है, देखो क्या है, अवेयरनेस लाने की जरूरत है। अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं अगर 3 मंजिल तक चढ़ना है तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करो, ठीक है, और उतरना है तो 8 मंजिल से भी उतरना है तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। अब अकेला तो मैं होता नहीं है, कहीं बाहर जाता हूँ तो कुछ लोग तो साथ में होते ही होते हैं, तो बिना कहे हुए एक संदेश जा रहा है, और लोग पूछते हैं लिफ्ट है ना, लिफ्ट में चले, या कहते हैं हाँ इधर चलो, ये लिफ्ट इधर है, तो हम कहते हैं कि सीढ़ी है क्या, कितने मंजिल जाना है हमें, तो कहते 2 मंजिल जाना है, चलो सीढ़ी से चलते हैं। फिर हम चलते हैं, हमारे साथ बाकी के भी 6 लोग चलते हैं, पूरी सीढ़ी में ये बातें चलती हैं, पूरी सीढ़ी में ये बातें चलती हैं कि काहे कोई इलेक्ट्रिसिटी उसका खर्च करे हम, इलेक्ट्रिसिटी जल बनती है, लाई जाती है, खर्च होती है, तो कोयला उसके अंदर में इन्वॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इन्वॉल्व होता है, तो हम उसका असर दुनिया पे पड़े ना पड़े, हम तो अपने मन के अंदर में खुश होंगे ना कि देखो हमने नहीं बढ़ाया, हमने नई इलेक्ट्रिसिटी हमने बचाई है, हम इस पर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे आज मिलते हैं 2-2, 3-3 साल के बाद कि आपके साथ हम वहाँ गए थे, उसके बाद से हमने लिफ्ट इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत के लोग बहुत सेंसिटिव है, उनको पता तो हो कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। जो हमारा 90% कह रहे हैं ना, आप उस 90% का 90% जरूर पीछे हटेगा अगर उनको पता है तो हमें भारत की ये जो जनमानस की जो आस्था है ना प्रकृति के अंदर, दुनिया के अंदर, इस पर विश्वास करना चाहिए और इस कैंपेन को तेज करना चाहिए, इस कैंपेन को फुल स्पीड चलाना चाहिए। आपके इतनी बड़ा ग्रुप आपके साथ में लग करके ये काम कर रहे हैं और कई जगह पे लोग कर रहे हैं, कई जगह पे लोग कर रहे होंगे, तो भविष्य जो है वो अंधकारपूर्ण नहीं है लेकिन हाँ, हमें काम करते रहना है। सर, ऑडियंस के कुछ लोगों के, ग्रुप के लोगों के सवाल हैं, वो ले लेते हैं। नमस्ते सर। सर मेरा नाम अभेद्य है। रिसेंटली मैंने कैट पेपर दिया और अब मैं बिजनेस स्कूल में MBA के लिए आगे अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए जाऊंगा। सर हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं कि हम लोगों ने जैसे बात भी करी अभी पॉडकास्ट में कि ज़्यादातर इम्पैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पड़ रहा है जो भी क्लाइमेट चेंज होने वाला है उसका, बट सर एक बहुत
बहुत अजीब सा ट्रेंड भी यही दिखता है कि हम लोगों का एक फ्रेज है कि ग्रीन टैलेंट की नर्चरिंग वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा कर रही हैं अपने यहाँ का कार्बन एमिशन और क्लाइमेट चेंज मेंटेन करने के लिए, और इंडियन इंस्टीट्यूट्स में अभी भी जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए या प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहाँ पर फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा डोमेन्स को बहुत ज़्यादा, जो कंजम्पशन ही कहीं ना कहीं उनके अंदर की कोर वैल्यू है, उनको प्रमोट किया जाता है। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और बाकी सारी चीज़ों में बहुत है इंस्टीट्यूट्स, बट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और इवन लोग भी या स्टूडेंट्स भी ये देखते हैं कि उसमें जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं या जो वो है, वो उसके बेसिस पे सिलेक्शन करके उनको अवॉइड करते हैं। तो सर इसके ऊपर जानना चाह रहा था कि ये कैसे चेंज हो सकता है एंड इसमें क्या हो सकता है। पता नहीं, वो तो आप ज़्यादा जानते हैं मुझसे, क्योंकि न मुझे बिजनेस वर्ल्ड का पता है और न क्या हो रहा है, किसको प्रमुखता दी जा रही है, और उसका भी पता नहीं है मुझको। मेरे पास उसके लिए कोई डेटा भी नहीं है और मैं इंटरेक्ट भी नहीं करता हूँ उस ऑडियंस के साथ में, इसलिए मैं इसमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन फिर से मेरा यही कहना होगा कि हमें इट्स मोर ऑफ ए सोशल प्रॉब्लम दैन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, इट्स मोर ऑफ ए कल्चरल प्रॉब्लम दैन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, है ना। तो अगर जैसे हमारी वो छोटी बच्ची इसी बात से वो परेशान हो गई कि वो पेन तो खरीदा ठीक है, लेकिन वो उसका प्लास्टिक का कवर क्यों खरीदा हमने और क्यों बनाया लोगों ने, तो वो चीज़ जो है ना, वो हमें लेकर के आएंगे तभी इसमें से समाधान निकलेगा। क्योंकि अगर हमने कल्चरल आइडेंटिटी अपनी छोड़ दी और भोगवाद की तरफ हम बढ़ गए, भारत में किसको मिलती थी भाई प्रतिष्ठा, किसको मिलती थी? राजा को जितनी प्रतिष्ठा मिलती थी उससे ज़्यादा फकीर को मिलती थी। फकीर आता था तो राजा को भी उतर के उसका अभिवादन करना होता था। तो वो जो संस्कार हैं, वो जो अपना कल्चर है, अपनी जीवन पद्धति है, अपने वैल्यूज़ हैं इंडिया के, उनको स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है। और वो अगर स्ट्रेंथन होंगे और हमें अवेयर होंगे कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो फिर हम नहीं करेंगे, उसी रास्ते चलना ही पड़ेगा। सर मतलब प्ले ग्रुप में सिखाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट अपने आप सही हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। आप तो ये बता दीजिए आप क्या डिसीजन लेने जा रहे हो, आपका सिलेक्शन वगैरह? नहीं, मेरा तो सर है कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही जाऊँगा। चलो बढ़िया, थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम गरिमा है और मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हूँ। आपसे जब से जुड़ी हूँ बचपन से ही शायद, लेकिन बीच में थोड़ा गैप आ गया था। तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सीखी है वो है क्वेश्चनिंग करना। और मुझे यही लगता है कि जिस तरह का हम लोग चाहे वो सिस्टम में देखें या फिर कोचिंग के जरिए कहीं पर भी देखें, मतलब एक चीज़ जो मिस मैं देखती हूँ कि बच्चे ना, जो उनकी जिज्ञासा होती है वो उनमें होती है, पहले शुरुआत में होती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो मार दी जाती है। और उसमें रोल किसका होता है? हमारा ही, टीचर्स का और उनके पीयर ग्रुप्स का और पेरेंट्स का। तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ हमने वहीं पर दबा दी थी, इस वजह से ये जो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हम ले लें, जैसे आज हम क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूट कॉज तो वहीं पर बैठा हुआ है कि हमने सवाल करना छोड़ दिया। और जब हम सवाल करने की स्थिति में नहीं होते तो हम समझने की भी स्थिति में नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम मतलब आपसे चाहेंगे कि एज अ टीचर आप मेरे लिए और हम सब ग्रुप के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो बहुत ही बेसिक डिपार्टमेंट में है और आपने बहुत बेसिक बात उठाई हुई है कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, स्कूल सिस्टम जो है, बाद में कॉलेज सिस्टम में भी चला जाता है, उसके अंदर में जो मैं पहले कह रहा था कि हमारे बच्चों की जो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स है उसको हम इग्नोर करते हैं और हम समझते हैं कि बस हम जितना बताएंगे उतना ही इनको समझना है, उससे ज़्यादा इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं है। बच्चे प्रश्न भी पूछते हैं, कोई तो बता देते हैं कि नहीं इम्तिहान में नहीं आने वाला है वगैरह वगैरह। तो ये समस्या है। तो बड़ी समस्या क्या है कि पेरेंट्स हों या टीचर्स हों, पढ़ना क्यों आना स्कूल में, क्यों पढ़ाई करना, इसका जवाब एक ही होता है कि अगर पढ़ लिख लेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी या कुछ अच्छा अपना स्टार्टअप करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ करेंगे। मॉडर्न ज़माना है, बिजनेस भी करना हो तो बहुत सारा लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, आजकल तो कंप्यूटर पर भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। पढ़ लिख लेंगे तो हम अच्छी कमाई करेंगे। और एक तो ये मिथ हो गया कि हम पढ़ लिख लेंगे तो अच्छी कमाई करेंगे। पढ़ने लिखने से अगर अच्छी कमाई होती तो ये जो आम आए दिन जो झंडा लेकर के और जुलूस निकलता है, बेरोजगार इतने हो गए, सबको नौकरी दो, जो हल्ला मचाते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं, डेटा देते हैं, इतने प्रतिशत लोग शिक्षित बेरोजगार। ये शिक्षित और बेरोजगार एक साथ कैसे आ सकता है? ये शिक्षित और बेरोजगार एक साथ कैसे आ सकता है? अगर शिक्षा दी जा रही है कि हाँ पढ़ लिख लेगा तो अच्छा से अच्छी उसको रोजगार मिलेगा, अच्छी से नौकरी मिलेगी, तो ये जो मिथ है कि पढ़ने लिखने से अच्छी कमाई होती है, ये भी बड़ा मिथ है, उसको भी तोड़ने की ज़रूरत है। और अच्छी कमाई होना जीवन का उद्देश्य है, ये दूसरा मिथ है। विलासिता के जितने साधन मेरे पास उपलब्ध होंगे मेरा जीवन उतना सफल होगा, ये दूसरा मिथ है। और ये दोनों को है, ये शिक्षकों को भी है, पेरेंट्स को भी है। बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो खुद पेरेंट्स हैं, तो इसलिए कॉम्बिनेशन में चलता है।
तो फिर से वही बात है कि हमें जो हमारे इंडियन लाइफ स्टाइल्स जो हैं, वैल्यूज़ जो हैं, कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं हमारे, किसी एक सेक्ट की बात नहीं, ये कॉमन है। सेक्ट टू सेक्ट बहुत चीज़ें डिफर करती हैं, बट ये इंडियन इथो जो है ना, वो कॉमन है पूरे यहाँ जितनी भी फिलोसफीज यहाँ से उपजी हैं, उन सब में ये प्रकृति के प्रति जिंदगी, कब हम जिंदगी को सफल कहेंगे, और है भारत के अंदर में। कहीं हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन है। आज बहुत चर्चा होती है, इच्छी वर्मा जी कितने सिंपल रहते हैं। तो इसकी चर्चा की क्या बात है भाई? चर्चा की बात इसलिए है कि लोग सिंपल रहने को महत्व दे रहे हैं, वो ज्यादा आदर कर रहे हैं कि कितने सिंपल रहते हैं। तो जनमानस के अंतःकरण के अंदर में वो है कि आप लेस कंज्यूम कर रहे हो, आप दिखावा नहीं कर रहे हो, तो आप ज़्यादा महान हो। क्वेश्चनिंग करना, डिस्कशन करना। मैं तो आजकल बोलता हूँ, किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा 8 की किताब पढ़ ली? हाँ पढ़ी। कितनी गलतियाँ निकाली किताब में? एक भी नहीं निकाली, पढ़ाई करी नहीं था हमने। पढ़ो तो ये सोच के पढ़ो कि गलत, आजकल मैं ये कह रहा हूँ, सोच के पढ़ो। टेक्स्ट बुक पढ़ो तो सोच के पढ़ो कि इसमें जरूर गलत लिखा होगा, कहीं ना कहीं पे ढूंढते हैं उसको। तो ये जो है ना कि डिस्कशन है, क्वेश्चनिंग है, डिबेट है, ये आनी चाहिए। हर स्थिति में आना चाहिए, बेसिक से लेकर के और माध्यमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक से लेकर कॉलेज, हर स्थिति के अंदर। नमस्ते सर। सर मेरा नाम देवा है। मेरा प्रश्न अंधविश्वास और अंधानुकरण को लेकर के है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पहले शिक्षा कम थी और लोग अंधविश्वासों में भी उलझे हुए थे, और अभी हम देखते हैं कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, विज्ञान की तरफ उनका रुख भी बढ़ रहा है। तो इसके अनुसार होना चाहिए था कि हमको कम अंधविश्वासी होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अंधविश्वास जो है वो साइंस को एक टूल की तरीके यूज़ करके आ रहा है। उसको डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिसमें हम अलग अलग तरह के एस्ट्रोलॉजी ऐप्स आजकल चल रहे हैं। तो और जो ये लोग ऐप भी बना रहे हैं, ये वही लोग हैं जो खुद साइंस पढ़ के आए हैं, यानी एक तरीके से आपदा में भी ये अवसर बना रहे हैं। तो बढ़ते विज्ञान के साथ ये कम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो कहाँ पर ये चूक हो रही है? ओके। ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है। और इसमें थोड़ा सा और सर, पहला सवाल ये होगा कि वास्तव में चीज़ें काम करती कि नहीं करती, क्योंकि मेरी उम्र 24 साल हो रही है। अभी मेरे घर वाले शादी वगैरह के लिए जाएंगे उनको देखने, कुंडली मिलाएंगे। जो ऐप और ये सब क्या बातें कर रहे हैं, ये फिर से वही है कि क्या हमने ये अपनी ज़िंदगी के अंदर में सीखा कि एक अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या होता है। मुख्य बात वहीं पे आके हर जगह से अटक कर जाती है कि एक अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या होता है ना। तो अच्छी ज़िंदगी का मतलब अगर ये है कि भाई ये जो अपना सभ्यता है, सभ्य मानव जीवन मान लो 12,000 साल पहले से तो अपने को खुदाई से ही निकल करके आ रहा है, उसके बाद पहले से भी होगा। तो ये जो इतने हजारों साल से अपना मानव समाज जो है वो चला आ रहा है और आगे भी चला आने वाला है। तो क्या मेरे जीवन के कारण से, जितना भी मेरा जीवन हो, 100 साल का हो, 110 साल का हो, उससे कम होगा भी क्या, तो उसके कारण से इस धारा के अंदर में कोई अवरोध पैदा हो रहा है या हम इस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं? तो एक सफल जीवन होने की ये कसौटी है। ये क्या इतने हजारों साल के इतने बड़े इसके अंदर में, ये 80 साल का, 100 साल का, 90 साल का पीरियड है, उसके अंदर मेरे पास 4 मकान थे कि 1 मकान था, और दली घुमा के नहीं मेरा बंदूक लेकर के साथ में। ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ भैया? ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ? हमें वो सफर के लिए जाना है, कितने देर का सफर? 15 मिनट का सफर है। मेरे को बैठने की जगह क्यों नहीं मिल रही है, और ये क्यों नहीं है, यहाँ गद्दा ठीक क्यों नहीं है, या पीठ ठीक क्यों नहीं है? ये क्या है? हाँ, अब यात्रा पे जा रहे हो, 6 महीने की यात्रा पे जा रहे हो, तो आप जरा ये सब बातें सोचोगे कि हाँ, हमारे सोने की जगह अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे पास वो लोटा होना चाहिए, मेरे पास पानी होना चाहिए। आप सोचो, अब इसी स्केल को आप उस स्केल पे सोचो कि अगर 12,000 साल से हमारी ये सभ्यता चली आ रही है, मानव सभ्यता, और उसके आगे पता नहीं बहुत हजारों साल चलने वाली है, उसमें मेरा ये 90-100 साल का, 110 साल का जीवन जो है, उसमें हम कहाँ भटक रहे हैं भैया? तो ये तमाम जो आप अभी बात कर रहे हैं वो इसी से प्रेरित है ना, कि उनको आपदा में अवसर नजर आ रहा है। अवसर क्या है ऐसा? तो वो अवेयरनेस की ही जरूरत है। मतलब जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि लोग आपका रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो देख पाते हैं कि इस नाम से भी कोई व्यक्ति है जिसने एक साधारण जीवन जीकर दिखाया है, और इसलिए वो आपको रेस्पेक्ट करते हैं या महान होने की दृष्टि से देखते हैं। इसमें जो हम देख पा रहे हैं एज अ टीम कि शायद वो चीज़ वो शब्दों में कह नहीं पाते हैं, लेकिन वो उस चीज़ का रेस्पेक्ट करते हैं कि आपने जो एक्चुअल में, मतलब एक होता है कि हमने ये थ्योरी पढ़ ली, सिद्धांत पढ़ लिया, समझ लिया, और उस चीज़ को फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके दिखाना, जीना। आपने उस चीज़ को शायद जीकर दिखाया है, इसलिए वो आपका रेस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है हम जो आपसे यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, तो वो एक यही चीज़ है कि जो हम जानते हैं क्या वाकई उसमें जीने में दूरी तो नहीं है। बिल्कुल। ठीक, थैंक यू, बढ़िया, गुड।